हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सौरभ जैन सर पे। हम लोगों ने आपके लिए स्टार्ट किया है एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट 2 और न्यू बुक से है ये। यस, इससे पहले हम लोग इसका सेट 1 करा चुके हैं। जो न्यू बुक मार्केट में आई है उस बुक से ये सेट हमने लिए हैं। एक सेट इसका 16 हम करा चुके हैं, दूसरा सेट आज इसका स्टार्ट हो रहा है। यस, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका कैमरा ऑन कर लूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, ज़रा भी मत घरवाइएगा। आपको जहाँ मुझे लगेगा कि समझाने की ज़रूरत है तो वहाँ अपने आप कैमरा ऑन करके आपको समझा दूँगा। आपकी शिकायत थी कि सर पेपर पेन वाला मेथड अच्छा था, बिल्कुल वही मेथड अपनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस थोड़ा सा सपोर्ट कर चलिए जाइए आप, क्योंकि इससे मुझे वीडियो बनाना आसान हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यस, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको भी अपना सुविधा देखनी है और मुझे भी सुविधा देखनी है और काम ज़्यादा हो जाए तो इसमें क्लियरिटी ज़्यादा आ रही है। सबसे पहली बात तो यही है, और दूसरी बात ये है कि इसमें वीडियो बनाना भी थोड़ा सा इजी हो गया है मेरे लिए। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक्टिव पैसिव पे। कह रहा है कि द सेक्रेटरी गेव मी द एप्लीकेशन फॉर्म। द सेक्रेटरी गेव मी द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे अगर आपको देखें तो आपको दिख रहा है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म दिख रहा है तो समझो आपको चाहिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। अब अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो पहले सेंटेंस में वॉज तो है लेकिन बीइंग है। वॉज के साथ बीइंग तब आता है जब सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म हो वॉज वर के साथ में। अगले में इज लगाया इसलिए बाहर। सी में हैड है थर्ड फॉर्म इसलिए बाहर। डी में वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि ब्लैक फ्राइडे कोमा द डे फॉलोइंग थैंक्स गिविंग डे। इसको छोड़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ब्लैक फ्राइडे इज़ वाइल्डली डैश एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिसमस शॉपिंग सीजन। ब्लैक फ्राइडे इज़ वाइल्डली डैश, ब्लैक फ्राइडे को माना जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिसमस शॉपिंग सीजन। अब माना जाता है के लिए यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे रिगार्डेड का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ब्लैक फ्राइडे इज़ वाइल्डली रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द जो भी है यहाँ पे उसके लिए, यानी कि सेकंड का आंसर यहाँ हो जाएगा आपका रिगार्डेड। इज़ रिगार्डेड मतलब माना जाता है। नेक्स्ट है आपका एज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिसमस शॉपिंग सीजन मोस्ट डैश रिटेलर्स। अगर आप गौर करें तो रिटेलर आपका प्लूरल है। रिटेलर क्या आपका एक प्लूरल। यस, तो प्लूरल के लिए आप प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे नाउन का। तो यहाँ पे हम लोग बता दूँ आपको, उसने कहा मोस्ट डैश ये यहाँ पे मोस्ट के साथ यहाँ अच्छा होगा कि आप मेजर लगाएं, क्योंकि आगे जो है नाउन वो काउंटेबल है रिटेलर्स। तो मोस्ट मेजर रिटेलर्स, मोस्ट मेजर रिटेलर्स, इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका थर्ड का ए। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। मोस्ट मेजर रिटेलर्स ओपन अर्ली, जल्दी खोल लेते हैं। एंड डैश, अब देते हैं, क्या देना है उनको, सेवा दे रहे हैं अपनी बैठे हुए। एंड डैश ऑफर, मेक अवेलेबल, कम अप विद और पुट फॉरवर्ड। यहाँ हमारे पास खूब सारे वर्ड है। ऑफर का मतलब होता है देना, मेक अवेलेबल उपलब्ध कराना, कम अप विद कोई विचार प्रस्तुत करना, और पुट फॉरवर्ड कोई प्रस्ताव सामने रखना। तो यहाँ पे कम अप विद और पुट फॉरवर्ड आने से रहा ऑफर हो जाएगा यहाँ पे सिंपल सिंपल। कह रहा है कि मोस्ट मेजर रिटेलर्स ओपन अर्ली एंड ऑफर प्रमोशनल सेल्स। ऑफर प्रमोशनल सेल्स, प्रमोशनल सेल्स देते हैं। टू डैश, टू अब आपके पास फिर से आ गए हैं फ्रेजल वर्ब। किक ऑफ, स्टार्ट आउट, स्टार्ट ओवर और सेट ऑफ। पहला फ्रेजल वर्ब है किक ऑफ, जिसका मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है इसका मतलब, शुरू करना। उससे अगला है आपका स्टार्ट आउट। स्टार्ट आउट का मतलब होता है अपनी यात्रा या प्रक्रिया प्रारंभ करना। उससे अगला स्टार्ट ओवर, दोबारा शुरू करना। और सेट ऑफ, किसी बुरी परिस्थिति के शुरू होने का कारण होना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही किक ऑफ। तो टू प्रमोशनल सेल्स टू किक ऑफ द हॉलीडे शॉपिंग सीजन। ऑफन द 3 days फॉलोइंग थैंक्स गिविंग आर हॉलीडे, देयर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डैश शॉपर्स। शॉपर्स है आपका प्लूरल, तो यहाँ पे शॉपर्स आपका साथ ही साथ एक नाउन भी है। क्या आपका यहाँ पे एक नाउन है। नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव का। किसका इस्तेमाल किया जाता है, एडजेक्टिव का। यस, जो रूल है आपका वो ये है कि नाउन हो अगर तो नाउन से पहले इस्तेमाल करना चाहिए आपको किसी एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव है आपका यहाँ पे पोटेंशियल।
क्या है यहाँ पे आपका एडजेक्टिव? पोटेंशियल, क्योंकि इसके आखिर में लगा हुआ है AL, तो ये आपका एक एडजेक्टिव है पोटेंशियल। यहाँ पे आपको उसका लगाना होगा पोटेंशियल, इसका मतलब होता है संभावित। क्या होता है? संभावित। तो आप इसका आंसर लगा देंगे पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल शॉपर्स। 6 का हो जाएगा पोटेंशियल शॉपर्स। नेक्स्ट पे चलें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट है आपका 7 सेंटेंस। पोटेंशियल शॉपर, इट हैज़ डैश बीन, ये थोड़ा सा अच्छा हो गया और माफी चमका बंदी हो गया है फ़ोन। इट हैज़ बीन डैश। सो बच्चों देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज़ डैश बीन द बिजिएस्ट शॉपिंग डे ऑफ द ईयर सिंस 2005। तो ये सबसे बिजिएस्ट शॉपिंग डे था 2005 से। यहाँ पर आपका सिंस प्लस टाइम जो समय को शो कर रहा है, तो यानी कि सिंस 2005 के मतलब 2005 के कारण से यहाँ पे ये जो है, या फिर 2005 से अब तक ये सबसे बिजी शॉपिंग डे रहा। तो ऑप्शन आपके पास में ऑर्डरली, रूटीनली, कंसिस्टेंटली या नॉर्मली। अच्छा होगा कि यहाँ पे आप कंसिस्टेंटली लगाएं, तो मतलब होता है लगातार। क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब लगातार, जिसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा आपका C। द अर्लीस्ट डैश ऑफ द यूज ऑफ फ्रेज ब्लैक फ्राइडे इन शॉपिंग, द अर्लीस्ट सजेशन, साइन, मार्क, एविडेंस। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ फ्रेज ब्लैक फ्राइडे इन अ शॉपिंग। जो अर्लीस्ट एविडेंस था, एविडेंस मतलब कोई प्रमाण, कोई पुष्टि होना किसी चीज़ की, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन इसलिए फिट बैठ रहा है D। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ फ्रेज ब्लैक फ्राइडे इन अ शॉपिंग डैश सजेस्ट दैट। अब यहाँ पे 9 में सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, सेटिंग, बैकग्राउंड। 9th में सिचुएशन सजेस्ट, कोई परिस्थिति सजेस्ट कर रही है। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ में। दैट, उससे अगला वर्ड है आपका सेटिंग का मतलब यहाँ होने से रहा, बैकग्राउंड का मतलब यहाँ होने से रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्टेक्स्ट। शॉपिंग, कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट दैट इट ओरिजिनेटेड इन फिलाडेल्फिया वेयर इट वॉज यूज टू डिस्क्राइब द हैवी एंड डैश ट्रैफिक। द हैवी एंड डैश ट्रैफिक, डिस्टर्बिंग, मैडलिंग और इंटरफेयरिंग और डिसरप्टिव। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डिसरप्टिव, यानी कि बाधा पहुँचाने वाला ट्रैफिक, क्योंकि जब बहुत बड़ा कोई मेला यहाँ पे लगाओ, कहीं शॉपिंग लगाओ, शॉपिंग फेस्टिवल हो, तो हम बाधा यानी कि ट्रैफिक के माध्यम से बहुत बाधा पहुँचेंगी। एंड डिसरप्टिव ट्रैफिक दैट अकर्ड ऑन द डे आफ्टर थैंक्सगिविंग। द यूजेस ऑफ द टर्म ब्लैक फ्राइडे डैश बैक टू, यानी कि ये एक फ्रेजल वर्ब है बच्चों, यहाँ पे अपना आप ही याद रखें आप इसको। ये कैसा है फ्रेजल? आप ये एक फ्रेजल वर्ब है आपकी डेट बैक टू। क्या होती है आपकी? ये डेट बैक टू। तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, डेट बैक टू। ये पूरा एक फ्रेज चलता है साथ में, तो हो जाएगा डेट बैक टू। क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? डेट बैक टू। यस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। 11 सेंटेंस नंबर 12 कह रहा है कि दे हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्चेस बिफोर मेकिंग द फिल्म। यहाँ पे आपको बता दूं कि उसने इस्तेमाल किया है लॉट ऑफ का। लॉट ऑफ का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते इस तरह से। लॉट के साथ में हमेशा या तो लॉट्स ऑफ होता है या फिर अ लॉट ऑफ। कभी भी लॉट ऑफ नहीं होता ओनली, या तो लॉट्स ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस जो दिया गया वो गलत है, लॉट ऑफ रिसर्चेस, इसका मतलब भी गलत है। तो आपको ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अ लॉट ऑफ रिसर्च। अ लॉट ऑफ रिसर्चेस यानी कि डी इसका आंसर हो जाना चाहिए मेरी राय में फिट बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलें अगर हम लोग, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। Whenever I went to cinema, I bought for myself popcorn and coke for a special treat. Sentence number 13 कह रहा है कि whenever I go to cinema, जब भी मैं जाता हूँ सिनेमा में, तो यहाँ पे एरर क्या किस पार्ट में हो रही है? कह रहा है कि whenever I went to cinema, I bought for myself popcorn and coke for a special treat. यहाँ पर for की जगह अच्छा होगा आप यहाँ पे लिखें as a स्पेशल ट्रीट, एज अ स्पेशल ट्रीट, नॉट फॉर अ स्पेशल ट्रीट, एज अ स्पेशल ट्रीट। तो यहाँ पे एज लगाएंगे, फोर की जगह फोर हटेगा और यहाँ पे आएगा आपका एज। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इसमें गलती हो जाएगी आपकी डी पार्ट में, फोर हटेगा और एज आएगा उसकी जगह पे।
चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि कैन एनिमल टेल मी व्हाट डिड वी लर्न इन मैथमेटिक्स यस्टरडे। ये सेंटेंस आपका बना हुआ है इंट्रोगेटिव में। किसमें बना हुआ सेंटेंस आपका ये इंट्रोगेटिव में। यहाँ पे कैन एनिमल टेल मी व्हाट डिड, यहाँ पे जो बहुत बड़ी गलती नज़र आ रही है मुझे वो ये है कि सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव बन रहा है। अगर आप गौर करें तो सेंटेंस पहले तो कैन से स्टार्ट हुआ, कैन प्लस सब्जेक्ट है तो यानी कि ये इंट्रोगेटिव है। क्या है आपका ये इंटरोगेटिव। उसके बाद में बीच में डब्ल्यू फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये भी इंट्रोगेटिव हो गया। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि एक ही सेंटेंस में डबल इंट्रोगेटिव यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो डबल हो, सेम फैमिली की हो, वो एक साथ नहीं आ सकती। चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे एपोस्ट्रोफ हो, या कोई भी सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव बन रहा है, कैन भी और ये भी। अब पहला वाला इंट्रोगेटिव तो आप हटा नहीं सकते अपनी जगह से, आप ऐसा तो कर नहीं सकते एवरीवन कैन टेल मी, ऐसे नहीं हो सकता। डब्ल्यू फैमिली के यहाँ पे बाद में जो आया व्हाट डिड वी लर्न, को आप करें व्हाट वी लर्न, डिड हटा के लर्न की सेकंड फॉर्म लगा दे लर्न, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस तरह से, यानी कि डिड वी लर्न, सी पार्ट इसका रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, सेंटेंस पे इसके सेंटेंस नंबर 15। यहाँ कह रहा है कि जैन वोक अप हैव अ सोर थ्रोट एंड बाय इवनिंग हिज वॉइस हैड डिसअपीयर्ड। सेंटेंस नंबर 15 कह रहा है कि जैन वोक अप हैव अ सोर थ्रोट एंड बाय इवनिंग हिज वॉइस हैड डिसअपीयर्ड। अगर आप यहाँ गौर करें, यहाँ पे हैव उसने लगाया, जॉन वोक अप हैव, यहाँ पे गौर करें तो वोक अप अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये एज ए सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। साथ में उसने लगाया हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि बिल्कुल तरीका गलत है। अब या तो यहाँ पे वर्ब से वर्ब को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा भी सीखने को, बिकॉज ये फ्रेजल वर्ब है, खाली वर्ब नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब अगर हो तो आप टू से दूसरी वर्ब को नहीं कनेक्ट कर सकते। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसे ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, आप इसे हैव को हैविंग यानी कि जिनट बनाना होगा, ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट, यानी कि जिनट बनते ही आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि इसका हो जाएगा डी पार्ट रॉन्ग। यस, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर। आपको बताना है किस पार्ट में इसके एरर है। आई थिंक बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट बी लर्निंग टू डू हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम एन अर्ली एज। हाँ जी, फ्रॉम एन अर्ली एज। यहाँ पे कह रहा है कि मस्ट बी लर्निंग, तो यहाँ पे मस्ट बी लर्निंग की जगह अगर अच्छा होगा कि आप सिर्फ मस्ट लर्न ही लिख दें, खाली यही अपना में काफ़ी है। मस्ट लर्न, मस्ट का मतलब होता है कंपल्सन, मजबूरी, नैतिक ड्यूटी, तो करना चाहिए, करना चाहिए, सीखना चाहिए। यस, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप यहाँ पे ये लगा दें। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट लर्निंग, मस्ट बी लर्निंग की जगह मस्ट लर्न करें, यानी कि बी लर्निंग की जगह लर्न होना चाहिए था। इसका डी पोर्शन हो जाएगा आपका रॉन्ग। अगर आप डी पोर्शन को लर्निंग की जगह लर्न कर देंगे तो ठीक हो जाएगा आपका। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17। आपको बताना है फिर से किस पार्ट में इसमें गलती है। सम स्टूडेंट हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल। सम स्टूडेंट की जगह आप अच्छा हो क्या आप या तो यहाँ पे लगाएं द स्टूडेंट, क्या लगा दें द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, या फिर द स्टूडेंट की जगह आप चाहें तो दोज लगा दें, आप दोज स्टूडेंट्स हु आर लेट। तो यानी कि इस सेंटेंस में आपके सम स्टूडेंट वाले पार्ट में गलती है, यानी कि बी इसका हो जाएगा एरर। मीनू थिंक्स दैट सलमान इज़ अ सिंगर देन नितिन। अब यहाँ पे देन का इस्तेमाल हो रहा है आगे, अगर आप गौर करें तो देन है आपका एक कंपैरेटिव वर्ड। क्या है आपका यहाँ पे देन एक कंपैरेटिव वर्ड। अब कंपैरेटिव वर्ड के लिए कोई कंपैरेटिव डिग्री का आना ज़रूरी है। यस, अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, आप ए नहीं लगा सकते, बिकॉज ए में उसने दो कंपैरेटिव एक साथ लगाए, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा आपका। ए में मोर और बेटर दो एक साथ लगाए हैं, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, ये बाहर हुआ। अगला है आपका बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले दा होना चाहिए था जो कि ऑप्शन में नहीं है। उससे नेक्स्ट है आपका गुड पॉजिटिव डिग्री का है, जरूरत नहीं है बिकॉज आगे देन खड़ा हुआ है। आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है बेटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है आपका पैसिव फॉर्म बनानी है आपको इसकी। कह रहा है कि मिस्टर ज़बीहुल्लाह डिड नॉट सबमिट द ग्रेड्स ऑन टाइम। डिड नॉट है यानी कि सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म है तो ज़रूरी होगा कि आप यहाँ पे वॉज वर्ड ढूंढें। कितनों में है? पहले में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में भी है वॉज वर्ड। यस, एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ पे दो में है आपका वॉज वर्ड, सी में भी और डी में भी। सेंटेंस बनेगा आपका द ग्रेड्स से, द ग्रेड्स वर नॉट नॉट, लेकिन डी में बीइंग दिया गया है, बीइंग यहाँ नहीं आएगा, ये ध्यान रखें आप इस बात का। यस, एक सेकंड ब्रेक। तो यहाँ पे डी में बीइंग की वजह से डी बाहर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं 20 पे। कह रहा है कि यू डू बाय ओल्ड बुक्स डोंट यू। ये तो है ही। अब आपको 3 लगाने हैं ऑर्डर में, बी, सी या डी। ए के बाद बी या ए के बाद सी या फिर ए के बाद डी। यू डू बाय ओल्ड बुक्स डोंट यू। पीपल सीम टू प्रीफर टू बाय न्यू बुक्स नाउ डेज। सबसे आखिरी की लाइन है। बी सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि ए या डी में से, सी या डी में से कोई इसका एक आंसर होगा। बिजनेस इज़ नॉट सो गुड एज इट यूज टू बी। फिर डी देखिए, आई विल हैव टू सी वट यू हैव गॉट बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन। यस, ए के बाद डी आना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके माय डियर, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस भी आपका पैराजंबल ही है, इसको चेक करते हैं। सेंटेंस नंबर 21, ये भी आपका पैराजंबल पे ही डिपेंड है सेंटेंस। कह रहा है कि व्हेन आई रिटर्न टू माई सीट आई हैपन टू सी अ मैन हु वॉज माई नेबर ईयर्स अगो। पहला सेंटेंस फिक्स है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है उसके बाद में, ही वॉज अ ग्रेट टॉकर। ही वॉज अ ग्रेट टॉकर, यानी कि ए के बाद बी आएगा, ये कन्फर्म है क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है और उस व्यक्ति के बारे में बताया, ही वॉज अ ग्रेट टॉकर। सो आई डिड नॉट विश टू मीट हिम नाउ जस्ट एज माई हॉलीडे वॉज अबाउट टू बिगिन। हॉलीडे ख़त्म होने वाले हैं। डी, इट यूज टू टेक आवर्स टू गेट अवे फ्रॉम होम, यानी कि ए, बी, फिर बी के बाद डी और फिर सी आएगा, क्योंकि पहले उसने बात करी उस व्यक्ति की जो उसकी सीट पर बैठ गया, वो एक ग्रेट टॉकर था। इट यूज टू टेक आवर्स टू गेट अवे फ्रॉम होम, घर से निकलने में तो काफ़ी समय लगता, लेकिन उसके पास समय नहीं था बिकॉज उसका हॉलीडे समाप्त होने वाले थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, डी, सी, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। आई अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक सैड सरा। 22 में उसने कहा आई अराइव्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म। अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म हो तो इसका पैसिव बनाते समय आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, जो पहले में है, बी में भी है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। सरा सैड शी हैड अराइव्ड। सरा सैड शी हैड अराइव्ड इन इंडिया द लास्ट वीक, और ऊपर वाले में प्रीवियस वीक। यस, लास्ट को हमें प्रीवियस में बदलना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए। 23 देखें, मी एंड अंशिता आर गोइंग टू द मॉल। यहाँ सेंटेंस बनाया उसने मी से। अब ज़रा देखें यहाँ पे मी में, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ अपना, उसने शुरू किया मी से। मी आपका एक ऑब्जेक्ट है। यस, मी क्या आपका एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से दुनिया का कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो मी एंड अंशिता की जगह आप अच्छा होगा कि बनाएं आई एंड अंशिता। आई एंड अंशिता 23। अब एक बात और का ध्यान रखना होगा आपको, आई है फर्स्ट पर्सन और अंशिता है थर्ड पर्सन। 1+3 का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? 1+3 का फॉर्मूला। अब हमें ये चेक करना होगा कि 1+3 का फॉर्मूला यहाँ फिट भी बैठ रहा है या नहीं। फॉर्मूला ये बोलता है, एक तो है 1 2 3, क्या है 1 2 3, और एक है 2 3 1। 1 2 3 लगता है गलत काम के लिए, तो 3 2 1 लगता है सही काम के लिए। यहाँ था 1 3, तो यानी कि गलत काम के लिए, जबकि गलत काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। गोइंग टू द मॉल ये कहना गलत होगा, तो आप इसको बनाएंगे 2 3 1 पे। किसे बनाएंगे इसको आप? 2 3 1 पे। 2 3 1, यानी कि 3 और 1 आएगा आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अंशिता एंड आई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, अंशिता एंड आई। बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर आपका 24 है आपका वोकेबलरी आपके फ्लैम्बॉयंट। बताना है आपको एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। क्या बताना आपको इसका? एंटोनियम। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है भड़कीला। क्या होता है इसका मतलब? भड़कीला। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारे पास में ऑप्शन। जो ऑप्शन हमारे पास में है, आपको बताना है उल्टा।
स्ट्राइडेंट भड़कीला, लाउड शोर, अंडरस्टेटेड मतलब सादा या सालीन, और एक्स्ट्रावेजेंट मतलब बहुत अधिक खर्चीला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सादा या सालीन। 25th, आई विल अप्रिसिएट योर सपोर्ट, द न्यू कैप्टन टोल्ड द टीम। नए कैप्टन ने टीम से कहा कि आई अप्रिसिएट किस पहले लगा हुआ है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ढूंढना होगा, जो कि पहले में नहीं है, यानी कि ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो सिर्फ इसका आंसर बी के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। आप इसका आंसर लगाएंगे बी। 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं 26 पे। वैन विल यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, माई टीचर आस्क। फिर से वैन आ गया है और विल है। सेंटेंस पहली बात तो वैन से कनेक्ट होगा और विल का हो जाएगा वुड। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं पैराग्राफ पे, आराम से पढ़िए। कह रहा है कि तुतनाखामन वॉज पैरोए ऑफ इजिप्ट फ्रॉम 1361 टू 1352। इन डेट को अंडरलाइन कर लीजिए, पहले ही आप कॉपी में लिख लीजिएगा एक, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं इस टाइम तो, क्योंकि जब भी कोई पैराग्राफ आपका डेट पे डिपेंड हो तो आप वो डेट को अलग लिखते रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर उससे पूछा जाएगा। He died at the early age of 19 and was buried in a tomb in the Valley of the Kings on the west bank of the river Nile. Not much is known about the life of this king or why he died so young. इसके बारे में सब कुछ ज़्यादा नहीं पता है कि वो इतनी जल्दी क्यों मर गया। In fact, we would never have heard of him if not for the magnificent treasure found in his tomb. उसके टॉम से कुछ खजाना निकला था। कह रहे अगर उसके टॉम से खजाना ना निकलता तो हम लोग उसके बारे में कभी कुछ जान ना पाते। All the other tombs in the Valley of the Kings had been robbed in ancient times, but nobody knew about Tutankhamun's tombs for hundreds of years. Hence, there was a great deal of excitement when his tomb was discovered by two Englishmen. जब दो इंग्लिशमैन ने इसके, यानी अंग्रेजों ने इसकी टॉम को खोजा। वन ऑफ देम हॉवर्ड कार्टर, पहले थे हॉवर्ड कार्टर वॉज अ प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट। द अदर लॉर्ड Carnarvon was a rich man interested in archaeology and who generously spent his money on excavation for 4 years from 1917 to 1922. इसको भी लिख लीजिएगा एक जगह, मैंने कहा आपको जितनी भी डेट हैं आपको सबको अलग लिख लेना है। 22, they had been excavating in the Valley of the Kings without finding anything new. They were on the verge of giving up when a steep appeared as Carter was clearing some stones near a royal tomb. He excavated further and unearthed a breathtaking collection of treasure in a tomb, all buried with Tutankhamun's 3 to 74 years ago. However, the story of Tutankhamun did not end there. Some Egyptians believed that according to an ancient curse, anyone who touched Tutankhamun's tomb would die. Most people laughed at the idea of the curse coming true. However, when the last man climbed out of the tomb, a sudden sandstorm blew up and people saw a hawk, the ancient royal symbol of Egypt, fly overhead. Locals took this to mean that the spirit of the dead king had left his tomb, cursing those who had opened it. 5 months later, Lord Carnarvon died of an infected mosquito bite on his cheek. पहला सेंटेंस कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अगर हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से चले तो यहाँ पे तुतनखामुन डाइड ऑफ ए मॉस्किटो बाइट, जी नहीं, तुतनखामुन नहीं, लॉर्ड कॉर्नवेल मरा था। मोस्ट इजिप्शियन डिड नॉट बिलीव दैट देयर वाज अ कर्स ऑन दोज हु टच तुतनखामुन, जी नहीं, इजिप्ट ने जो है तो बताया था ये बारे में, ये भी रॉन्ग है। वेरी फ्यू टॉम्ब्स हैड नॉट बीन रॉब्ड बाय रेडर्स, ये आंसर इसका ठीक है। 27 का ये पार्ट बिल्कुल ठीक हो सकता है, यहाँ पे जिक्र हुआ है इसका ऊपर, अगर आप गौर करें। कह रहे कि ऑल द अदर टॉम्ब्स इन द वैली ऑफ द किंग हैड बीन रॉब्ड इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि इसका जिक्र हुआ है, यानी कि सी इसका सही हो सकता है। लॉर्ड कार्नवान स्पॉन्सर्ड एक्सकेवेशन बिकॉज ही लव्ड आर्कियोलॉजी, इसका भी जिक्र हुआ है ऊपर, यानी कि 2 सेंटेंस ठीक हो जाएंगे इसके। द अदर, यानी कि ये लाइन आपकी, लॉर्ड कार्नवान वॉज अ रिच मैन इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी एंड हु जनरसली स्पेंट हिज मनी, यानी कि 5th और 9th लाइन में इसका जिक्र हुआ है, यानी कि नीचे की सी और डी ऑप्शन दोनों ही सही हैं। द फ्रेज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि छोड़ देना, के कगार पर छोड़ देना, यानी कि सरेंडरिंग, इसका आंसर हो जाएगा डी। तुतनखामुन इज रिमेंबर्ड टुडे बिकॉज ही डाइड वेरी यंग। 29, ही वॉज अ फेमस रूलर ऑफ इजिप्ट, जी नहीं,
ही टॉम कंटेन ट्रेजर, जी उसके टॉम में से ट्रेजर ना निकलता तो लोग उसको आज तक भी ना जान पाते। द साइट ऑफ द हॉक फ्लाइंग इन द स्काई सजेस्टेड दैट लॉर्ड कार्नवन वुड बी बाइटन बाय अ मस्कीटो। द किंग्स स्पिरिट हैड escaped from the tomb. The course was about to come true, or a sandstorm was on its way. 30 का बी आंसर हो जाएगा द किंग्स स्पिरिट हैड escaped फ्रॉम द टॉम। जब वो लास्ट वाला उसके यहाँ से निकला तो ऐसा लोगों ने सोचा कि शायद किंग की आत्मा जो है अब गुम्बद से निकल के जा चुकी है। द टॉम ऑफ टूटनखामेन वॉज डिस्कवर्ड इन 1922, इसका जिक्र हुआ है पैराग्राफ में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1917 to 1922, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1922 AD। अब अगला है आपका ग्रामेटिकली पोर्शन, कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट करेक्ट है। यू हैव वॉच द फिल्म बिफोर, आपको बनाना है इसका क्वेश्चन टैग। यहाँ पे यू हैव वॉच द फिल्म बिफोर, गौर करें सेंटेंस में आया है हैव, क्या है सेंटेंस में हैव। अगर सेंटेंस में कहीं भी हो क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है आपका हैव प्लस थर्ड फॉर्म से, किससे बनता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वेश्चन सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से बनता है क्वेश्चन टैग। ये मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है। जैसे कि उसने कहा आई एम अ ड्राइवर, कुछ भी सेंटेंस उसने कहा तो आप इसको बनाएंगे कुछ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो भी रहेगा। यहाँ पर उसने सेंटेंस में कहा है आपसे यू हैव वॉच दैट फिल्म बिफोर, यू हैव वॉच्ड, यानी कि सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। क्या है सेंटेंस, आपको बनाना होगा नेगेटिव, तो बनेगा इसका हैवंट यू, क्या बनेगा हैवंट यू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट आपका 33 जो कि आपका इडियम है, वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग, यानी कि अपने हाथ खड़े कर देना, अपने हाथ खड़े कर देना, साफ साफ इनकार कर देना किसी बात से, रिफ्यूज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। 34 सेंटेंस है आपका वोकेबलरी बेस्ड वर्ड है आपका स्क्रम्शियस। स्क्रम्शियस आपका एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका स्वादिष्ट या फिर बहुत ही कोई चीज़ स्वाद से भरी हुई। तो ऑप्शन है आपके पास डिस्गस्टिंग, बेकार, रिवोल्टिंग, विद्रोह। हमें बताना है सिनोनिम्स हॉरेंडस और डिलीशियस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी डिलीशियस। नेक्स्ट आपको बताना है एंटोनिम्स, वर्ड है रॉकस। रॉकस का मतलब होता है शोरगुल या तेज हवा, तो सबड्यू, अनरूली, हर्स या वाइल्ड। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए सबड्यूड। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकली एरर, आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। यस, तो मैं फिर से आपके लिए इसका कैमरा ओपन कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको उसको क्लियरली समझा सकूँ। आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। चलिए चलते हैं पहले। कह रहा है कि सेंटेंस पहले मैं देख लूँ एक बार क्या कह रहा है पूरा। इवन इफ आवर मेन प्लेयर्स पुल अप, even if our main players pull up, we will go ahead with the match as scheduled। वर्ड का इस्तेमाल किया उसने पुल अप। पुल अप का मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है, आलोचना करना। जबकि वो कहना चाह रहा है यहाँ पे निकाल दिया जाना, किसी का वापस ले लिया जाना। इवन इफ आवर मेन प्लेयर्स पुल अप की जगह यहाँ होना चाहिए था पुल आउट, यानी कि नाम वापस ले लेना, नाम वापस ले लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुल अप की जगह पुल आउट होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस 37 माई सिस्टर वॉज एंग्री विद मी बिकॉज आई डैश हर स्टेपलर, आई डैश हर स्टेपलर। ऑप्शन है आपके पास में 37, पहला ऑप्शन है आपका श्रेड, उससे अगला स्पिल्ट, उससे अगला है टोर, उससे अगला आपका डैमेज। देखिए टोर का मतलब होता है फाड़ देना, तो ये तो होने से रहा। स्पिल्ट मतलब तोड़ देना, उसका आंसर हो जाएगा डी डैमेज, खराब कर देना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर 38 एक ईडियम है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को अनदेखा करना, किसी को अनदेखा करना। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन पे चलते हैं पहले लेकर फटाफट से। मेक समवन कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, डेलिबरेटली इग्नोर समवन, जी जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही। अगला वर्ड है आपका वोकेबलरी से, वोकेबलरी का है नेक्स्ट सेंटेंस। तो पहला वर्ड है चेरिश,
आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। क्या बताना है आपको इसका सिनोनिम्स। चेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ को संजो कर रखना, बचा कर रखना, सेव कर रखना। ऑप्शन आपका तो नर्चर, इग्नोर, डिस्ट्रॉय या फोर्सेक। इग्नोर, डिस्ट्रॉय, फोर्सेक, इन तीनों का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो इसका आंसर हो सकता है सिर्फ नर्चर। अगला है आपका फिर से एक ईडियम है, द कॉस्ट ऑफ माई लैपटॉप इज़ हाई देन योर्स। यह सेंटेंस में है आपका हाई के साथ देन है, तो आपको बनाना होगा इसे कंपेरेटिव भी साथ ही साथ। कंपेरेटिव कौन सा है इसका, आपका सिर्फ और सिर्फ डी पोर्शन में है। इसका आंसर हो जाएगा हायर देन, यानी कि डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यस, नेक्स्ट आपको 41, शिल्पा हुम इज़ माई टीनेंट। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे, शिल्पा हुम इज़ माई टीनेंट। शिल्पा हुम इज़ माई टेनेंट। देखिए हुम व्यक्तियों के लिए आता है, ये बात सत्य है, लेकिन हुम एक ऑब्जेक्ट माना गया है रिलेटिव प्रोनाउन में, तो इसके बाद वर्ब नहीं आ सकती, ये ध्यान रखें आप। तो यानी कि ये तो बात कन्फर्म है कि ये दिया गया गलत है। अब यहाँ पे हुम की जगह आपका आना चाहिए था हु। क्या आना चाहिए था आपका यहाँ पे हु आपका सिर्फ सी में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दैट और विच व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी। नेक्स्ट है आपको बनाना का पैसिव सेंटेंस का। सुकन्या हैज़ कुक्ड इनफ फूड फॉर 20 पीपल। हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको बनाना होगा हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि ए में नहीं है, बी में नहीं है, बी में हैड बीन है, सी में विल बी है, ये भी बाहर हुआ है इससे, यानी कि इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है डी, यानी कि 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 43, दे आर सेटिंग अप अ कारपेट रिसाइकलिंग फैक्ट्री। इसका फिर से पैसिव बनाना है। एक्टिव आपका इज एम आर प्लस आई एन जी। आपको पैसिव बनाते समय ध्यान रखना होगा इज एम आर प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस बींग फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। नेक्स्ट आपको फिर से पैसिव बनाना है। कह रहे रिचा हैजंट इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। फिर से हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म है, तो आपको हैज़ ए प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आई विल कम टुमारो, प्रोमिस विजया। विल का हो जाएगा वुड, टुमारो को हो जाएगा द नेक्स्ट डे। कितनों में है फटाफट से चेक कीजिए। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में विल का विल रखा, फोर्थ में टुमारो को टुमारो रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड। नेक्स्ट आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रैकेट पार्ट देखना है। यस, ब्रैकेट पार्ट चेक करना है और कुछ नहीं चेक करना आपको उसका। चलते हैं। कहना है कि द फिल्म स्टेज विद यू लॉन्ग आफ्टर यू आर फिनिश्ड वॉचिंग इट। यू आर फिनिश्ड वॉचिंग इट। यहाँ अच्छा होगा कि सेंटेंस को आप आफ्टर की वजह से गौर कीजिएगा। सेंटेंस में है आपका आफ्टर। आफ्टर एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं है, एज ए कंजक्शन यहाँ पर है। ये एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। अगर आफ्टर के बाद वर्ब ना हो, अगर आफ्टर के बाद वर्ब ना हो, ऑब्जेक्ट हो, तब तो ये प्रपोजिशन है। क्या है ये? प्रपोजिशन। लेकिन अगर आफ्टर के अगर दोनों तरफ वर्ब हो, इधर भी वर्ब हो और इधर भी वर्ब हो, तो ये कंजक्शन का काम करता है। किसका काम करता है ये? कंजक्शन का। ऐसे में आफ्टर के बाद वाला हिस्सा परफेक्ट में बना करता है, ये ध्यान रखें आप। अगर बिफोर होता तो बिफोर के पहले वाला हिस्सा परफेक्ट में बनता, और अगर आफ्टर है तो आफ्टर के बाद वाला हिस्सा परफेक्ट में बनेगा। यानी कि आपको लगाना होगा हैज़ हैव में से कोई भी एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ए में भी है और बी में। सेंटेंस पार्ट में चला जाएगा और पार्ट की यहाँ जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है, ये तो क्लियर करेगा आपका पिछला सेंटेंस ही। जी, पिछला सेंटेंस आपका स्टेज है, तो यहाँ पे पार्ट की जरूरत तो नहीं है, आपको ए ऑप्शन लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ इसका। यस, आप हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैव फिनिश्ड वॉचिंग, हैव फिनिश्ड वॉचिंग। अब बात ये उठती है कि वॉचिंग ही क्यों आया। देखिए ये कुछ वर्ड हैं आपके, इनको ध्यान सुन लीजिएगा। स्टार्ट, स्टॉप, एंड, बिगिन, फिनिश, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। इनके बाद हमेशा हम लोग जिरंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? जिरंड का। इनके तुरंत बाद हमेशा जिरंड आती है, इसलिए फिनिश के बाद में वॉचिंग आया इसीलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका फिर से वोकेबलरी बेस्ड। इसका मैं कैमरा बंद कर दूं पहले तो। कह रहा है कि
स्टूपेंडस, ये बड़ा प्यारा वर्ड जिसका इस्तेमाल कई बार गीता माँ, DID या फिर किसी अन्य शो में मैंने देखा है करते हुए, आपने सुना होगा स्टूपेंडस, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूपेंडस मतलब होता है शानदार, क्या होता है? शानदार। तो इसका आंसर आपको बताना है एंटोनियम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑफुल, बहुत बुरा, क्योंकि फैंटेस्टिक, वंडरफुल, अमेजिंग इसके सिनोनिम्स हैं। आई विल फिनिश माई वर्क बिफोर 6 PM। तो ये आपका पैसिव बनाना है, विल दिख रहा है और हैव दिख रहा है, तो आपको विल हैव बीन भी दिखना चाहिए पैसिव बनाते समय, जो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका सेकंड यानी कि बी। आपको बताना है फिर से इसके किस पार्ट में एरर है। द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी क्रिटिसाइज फॉर द क्वालिटी ऑफ हिज लीडरशिप, 49 सेंटेंस। यहाँ पे द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी क्रिटिसाइज की बात वेरी मच क्रिटिसाइज होना चाहिए था, क्योंकि क्रिटिसाइज यहाँ पे एज ए वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ पे द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी मच क्रिटिसाइज फॉर क्वालिटी ऑफ हिज लीडरशिप का इस्तेमाल करना होगा। तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं लास्ट पे, लग्जीरियंट आपका वर्ड है 50। लग्जीरियंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में होना। आपको बताना है सिनोनिम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लश, 50 का हो जाएगा बी, और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता। प्लेन मतलब सम्मान, बैरन मतलब बंजर, मेजर मतलब कम, तो लश मतलब पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। व्हेन यू वेंट टू अमृतसर यू मस्ट हैव द डैश गोल्डन टेम्पल। अब आपको फिर से बताना है यहाँ पे किस पार्ट में कौन सा वर्ड सही हो सकता है। एक्सपीरियंस, ट्रैवल्ड, विजिटेड, ग्रीटेड। कह रहा है कि जब आप अमृतसर जाएं तो गोल्डन टेम्पल जरूर जाएं, गोल्डन टेम्पल जरूर जाएं। तो अच्छा होगा यहाँ पे विजिट लगाएं, क्योंकि बात घूमने की हो रही है। व्हेन यू वेंट टू अमृतसर यू मस्ट हैव विजिटेड द गोल्डन टेम्पल, मतलब घूम करके आना चाहिए आपको गोल्डन टेम्पल भी। नेक्स्ट आपको फिर से पैसिव बनाना है। द वार विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, फिर से विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में आपको ढूंढना होगा, विल भी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि सेकंड फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, डी में नहीं है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा ए, 53। और लास्ट सेंटेंस होगा ये आज का। उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। द टीचर इज गोइंग टू टेक द स्टूडेंट ऑन अ पिकनिक, आपको बनाना है पैसिव। आपको दिख रहा होगा इज एम आर प्लस ING यानी कि इज गोइंग, आपको ढूंढना होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, डी में भी नहीं है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी, बस। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस बुक का ये सोल्यूशन मेरे द्वारा समझ में आया होगा खूब अच्छे से। जितना मुझसे हो सकता है उतना बेहतर से बेहतर मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट वो होगा 54, और वो है यहाँ से, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर्स। आपको बताना है कि इनमें से किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। द चिल्ड्रन इन द कॉलोनी फेड द डॉग्स बाय थ्रोइंग पीसेस ऑफ मीट ऑन दैम। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में मिस्टेक है। अगर आप गौर करें, सेंटेंस को शुरू से पढ़ें, तो शुरू में आपको दिख रहा है, कह रहा है कि द चिल्ड्रन इन द कॉलोनी, द चिल्ड्रन इन द कॉलोनी, यहाँ पे कहना गलत होगा सेंटेंस में। वैसे तो इन द कॉलोनी कह भी सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है सही वाला। द चिल्ड्रन इन द कॉलोनी फेड द डॉग्स बाय थ्रोइंग पीसेस ऑफ मीट ऑन देम। यहाँ पे ऑन देम की जगह यहाँ टू देम होना चाहिए था सेंटेंस में, क्योंकि ऑन का मतलब टू, मतलब उनको थ्रोइंग पीसेस ऑफ मीट ऑन देम की जगह आप यहाँ लगाइए टू देम, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ इसका इस पार्ट में आप ऑन की जगह टू का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे टू का। ओके, तो यहाँ से सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। यहाँ बैकलाइट का फंक्शन नहीं पता है मुझे भी इसका, तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड यानी कि कोई खतरनाक कार्य करना, कोई खतरनाक कार्य करना। तो डू समथिंग दैट इज़ डेंजरस और इवन इलीगल, कोई ऐसा काम जो कि खतरनाक भी हो और गैर कानूनी भी हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मेक अटेम्प्ट टू इम्प्रूव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डू समथिंग दैट इज़ लीगल एंड एक्सेप्टेबल, सेल वंस बोट क्लोज टू द शोर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डू समथिंग दैट इज़ डेंजरस और इवन इलीगल। नेक्स्ट वर्ड है आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। एंटोनियम्स यानी कि पहले आपको इसका ढूंढना होगा वर्ड का मीनिंग। वर्ड है आपका रूइंड,
56 रूइंड का मतलब होता है बर्बाद कर देना या बर्बाद हो जाना या बर्बाद खाली कह सकते हैं आप। अगला है लोवर्ड, लोवर्ड मतलब निचले स्तर का। इनहैबिटेटेड यानी कि जो कहीं का मूल ना हो, मूल निवासी ना हो। अगला है मैंडेड, मैंडेड का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ में कोई एक तरह से कह सकते हैं मरम्मत करना किसी का। और डैमेज मतलब ख़राब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी मैंडेड, क्योंकि रूम मतलब बर्बाद और मैंडेड मतलब मरम्मत करना। नेक्स्ट है ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास राजीव इज़ द नोटिएस्ट। ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास राजीव इज़ द नोटिएस्ट। जब बात 2 से अधिक की हो तब आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं, ऑफ की जगह ऑन का अमंग का इस्तेमाल करें। यस, जब बात 2 से अधिक की हो तो ऑफ नहीं, अब ऑफ की जगह आपको अमंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अमंग ऑल द चिल्ड्रंस इन द क्लास राजीव इज़ द नोटिएस्ट, राजीव इज़ द नोटिएस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सी पार्ट इसका हो जाएगा एरर, ऑफ ऑल द चिल्ड्रन का। यहाँ पे ऑफ ऑल की जगह अमंग ऑल द चिल्ड्रन होना चाहिए था। यस, ये ध्यान रखें आप, ये सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा इसका। उसके बाद चलते सेंटेंस नंबर 58 पे। इफ़ आई एम टू मीटिंग द रजिस्ट्रार सॉरी, आई विल डिस्कस द मैटर विद हिम। इफ़ आई एम टू मीटिंग द रजिस्ट्रार, अब यहाँ तो एक सेंटेंस का भरमार दिख रहा है, यानी कि गलती बहुत माइनर सी है जो साफ दिख रही है। यहाँ पहले पार्ट में वो कह रहा है कि इफ़ आई एम टू मीट द रजिस्ट्रार। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है आई एम टू। ये देखें यहाँ पे, इफ़ आई एम टू मीटिंग, क्या कह रहा है, मीटिंग द रजिस्ट्रार। यह लगाना चाह रहा है वो आईएनजी फॉर्म, जबकि टू के बाद आईएनजी फॉर्म की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। क्या करती है, फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, इफ़ आई मीट द रजिस्ट्रार, इफ़ आई मीट द रजिस्ट्रार यानी कि मैं रजिस्ट्रार से मिलता हूँ, इस तरह से कहना चाह रहा है। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, यानी कि इसका बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, सेंटेंस नंबर 59 से आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है। पैराग्राफ देखिए, कह रहा है कि आई वॉज सो होम सिक ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 वीक्स एट सेंट पीटर्स दैट आई devised a way of getting myself sent back home. My idea was that I should all of a sudden develop an attack of acute appendix. When I reported my sickness to the teacher, I was sent to the matron. I entered the room clutching my stomach on the right hand side and staggering pathetically. What is the matter with you? The matron shouted. It hurts, matron. I moaned. Oh, it hurts so much. Just here. You have been overeating, she barked. I haven't eaten a thing for days, I lied. यानी कि उसने कहा कि तुमने बहुत अधिक खाया होगा। मैंने कहा कि मैंने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया, मैंने झूठ बोला। She began prodding my tummy violently with fingers. I was watching her carefully, and when she hit what I guessed were the appendix place, I let out a yell that rattled the window panes. Ow, ow, ow! I cried out. Don't, matron, don't. जब उसने मेरे पेट पर हाथ लगाया तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। Then I slipped in the clincher. I have been sick all morning, I moaned. This was the right move. Within an hour, the doctor arrived, and as he examined me, I did my yelping at what I thought were the proper times. The matron returned half an hour later and said, "Mother's coming to fetch you this afternoon." I didn't answer her. I just lay there trying to look very ill, but my heart was singing all sorts of wonderful songs as I was taken home on a ferry. I felt so wonderful to leave that dreaded school building that I very nearly forgot I was meant to be ill.
59 सेंटेंस क्या कह रहा है आपसे वो, कह रहा है कि द मेट्रोन सस्पेक्टेड दैट द बॉय हैड अपेंडिक्स बिकॉज he informed his teacher that he felt unwell. He hadn't been able to eat anything for days. He staggered into the room, clutching his stomach. He screamed when she pressed the right side of his stomach. देखिए सेंटेंस में जिक्र हुआ है इसका, डी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि ये आपका दूसरा पैरा है कि व्हेन आई रिपोर्टेड माई सिकनेस टू द टीचर आई वॉज सेंट टू द मेट्रोन आई एंटर्ड द रूम क्लचिंग माई स्टोमक ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ स्टैगरिंग पैथेटिकली। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ही स्क्रीम्ड व्हेन शी पास द राइट साइड ऑफ हिज स्टोमक। कह रहे कि द बॉयज हैड बीन एट सेंट पीटर्स फॉर, इसका भी जिक्र ऊपर पहली लाइन में हुआ है। कह रहे कि आई वॉज सो होमसिक ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 वीक्स एट सेंट पीटर्स, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 वीक्स, यानी कि 60 आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या कह रहा है 61, द सेंटेंस डैश माई हार्ट वॉज सिंगिंग ऑल सोर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग्स मीन्स दैट बॉय। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि बच्चा बहुत खुश था, वॉज वेरी हैप्पी। द बॉयज इलनेस वॉज अ डैश, द बॉयज इलनेस वॉज अ डैश, रियल अटैक ऑफ अपेंडिक्स, ट्रिक टू गेट मेट्रोन टू सेंड हिम होम। यस, वो घर जाना ही चाह रहा था, ये उसने चाल चली थी किस तरह की, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। द सेंटेंस आई हैव बीन सिक ऑल मॉर्निंग मीन्स दैट द बॉय वॉज अनवेल ड्यूरिंग द डे, यानी कि वो स्वस्थ नहीं है, ये कहना चाह रहा था। अगला है आपका 64, जो कि आपका नरेशन बेस्ड, कह रहा है कि डैम सैड आई नीड अ क्लीन शर्ट, डैम सैड आई नीड अ क्लीन शर्ट। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नीड, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे साथ साथ नीड, तो नीड के साथ साथ आपको दिख रहा चाहिए कि ये फर्स्ट फॉर्म भी है, क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब इसका नरेशन बनाएंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी नीडेड, क्या हो जाएगी नीडेड, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी भी प्रेजेंट में नहीं बनता, फर्स्ट फॉर्म को बदल देते हैं सेकंड फॉर्म में, और बाकी इज एम आर हो तो वॉज वर्ब में, हैज़ हैव हो तो हैड में, विल शैल हो तो वुड शुड में, ऐसे। यस, कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी प्रेजेंट में नहीं बनता है, तो यानी कि रॉन्ग तो है आपका। यहाँ पे देखते हैं, डैन सेड आई नीड अ क्लीन शर्ट। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का आपका डैन, डैन को अगर मैं एक मेल समझूं तो मुझे लगाना होगा ही, और अगर मैं फीमेल समझूं तो मुझे लगाना होगा शी। हालांकि उसने सभी में ही लगाया है तो माने जाएंगे ये। उसके बाद में पहला वाला बाहर क्योंकि विल लगा दिया, विल सेंटेंस में कहीं नहीं है। दूसरे वाले में भी वुड लगाया, वुड भी सेंटेंस में कहीं नहीं है। थर्ड वाले में नीडेड लगाया, सेंटेंस में शामिल, और अगले में नीड्स लगाया, सेंटेंस रेस से बाहर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नीडेड। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वोकेबलरी, कह रहा है कि 65 है कंसीटेड। कंसीट का मतलब होता है धोखा देना, यस, या फिर घमंड से भरा होना, कंसीटेड। आपको बताना है इसका यहाँ पे सिनोनियम्स, क्या बताना आपको इसका यहाँ पे सिनोनियम्स। तो सिनोनियम के तौर पे इसका आंसर हो जाएगा पहला ही स्मग, क्योंकि मोडेस्ट कौन होता है मासूम, निर्दोष, डिफिडेंस, शाई, ये इसके मीनिंग नहीं हो सकते इससे लाख तभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ पहला ही, यस। 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं फिलहाल 66 पे। 66 में क्या कह रहा है आपको कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बतानी है इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म सेंटेंस की। चिल्ड्रन आर ईटिंग द रॉन्ग फूड्स रिमार्क मिसिज नैयर। चिल्ड्रन जो हैं गलत खाना खा रहे हैं, मिसिज अय्यर ने रिमार्क करा। अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में दिख रहा है आपको इज एम आर, क्या दिख रहा है सेंटेंस में आपको इज एम आर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर डायरेक्ट के अंदर सेंटेंस में, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर इज एम आर हो
तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसका कर देते हैं वॉज वर। क्या कर देंगे? वॉज वर। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में इज एम आर हो तो करते समय इनडायरेक्ट बनाते समय वॉज वर कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बनता। बस दो कंडीशन है, अगर कभी आपको से दिख जाए या बिल से दिख जाए तो ऐसा हो सकता है, वरना कभी ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ सेंटेंस में चलते हैं। मिसिज नेयर रिमार्क दैट द चिल्ड्रन एट द रॉन्ग फूड। जी नहीं, पहला ऑप्शन गलत। मिसिज नेयर रिमार्क दैट द चिल्ड्रन आर ईटिंग, आर लगाया, ये भी गलत। मिसिज नेयर रिमार्क दैट द चिल्ड्रन ईट, ये भी गलत। मिसिज नेयर रिमार्क दैट द चिल्ड्रन हैव बीन, ये भी रॉन्ग। यानी कि इस सेंटेंस का कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसके चारों ही ऑप्शन रॉन्ग हैं। आप इसमें से किसी को भी सही नहीं कह सकते। मेरी राय में इसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता। आई डोंट वॉन्ट टू हैंग दिस पिक्चर हेयर, मैरी सैड। 67 कह रहे आई डोंट वॉन्ट टू हैंग दिस पिक्चर, यहाँ पे उसने लगाया डोंट, तो आपको डोंट की जगह करना होगा डिडंट। फर्स्ट फॉर्म है डोंट, इसका हो जाएगा डिडंट। डू का डिड, यानी कि सेकंड फॉर्म बन जाएगी। यस, उसके बाद में हेयर है, हेयर का हो जाएगा देयर, ये भी ध्यान रखें आप, हेयर का हो जाएगा देयर। तो कितनों में फटाफट से देख लीजिएगा। आई है आपका सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट के हिसाब से मैरी के हिसाब से आप ही या शी लगा सकते हैं, हालांकि सब में शी लगाया हुआ तो आपको शी ही लगाना होगा। मैरी सैड शी डिडंट वांट टू हैंग दिस पिक्चर हेयर, हेयर की वजह से सेंटेंस रिस्ट से बाहर हुआ। मैरी सैड शी डिडंट वांट टू हैंग दिस पिक्चर हेयर, ये भी बाहर। मैरी सैड शी डिडंट वांट टू हैंग दिस, यहाँ पे दिस को दिस रखा इसलिए बाहर। मैरी सैड दैट शी डिडंट वांट टू हैंग दैट पिक्चर देयर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 67 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 68, जो कि आपका वोकेबलरी बेस्ड। वोकेबलरी का वर्ड है आपका वाइब्रेंट। क्या है वर्ड आपका? वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है उत्साह या ऊर्जा से भरा हुआ, उत्साह या ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, ये हो गया आपका वाइब्रेंट का मीनिंग। ऑप्शन हमारे पास में है, पहला ऑप्शन है लिस्टलेस, पहला ऑप्शन है लिस्टलेस बिना उत्साह के। ब्रिलियंट शानदार। ब्राइट, ब्राइट माने होता है चमकीला, सुना होगा आपने पहले भी कई बार ये। उससे अगला वर्ड आपका बबली, ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ बबली, BUBBLY, ऊर्जा से भरा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही लिस्टलेस। सेलेक्ट करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, आपको इस सेंटेंस का बनाना है पैसिव। करेक्ट कि ओवर फोर्स हैड कंक्योर्ड द फोर्ट बाय डे ब्रेक, यहाँ पे उसने इस्तेमाल करा हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको हेड को हेड ही रखना होता है। बस क्या हो जाएगा साथ में, ये देखिए ध्यान से। अगर सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव को बनाते समय आपको हैज़, हैव, हैड में से कोई भी एक साथ में लगाना होगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, ये आपको करना होगा सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में कितनों में है? हैज़, हैव, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, पहले में नहीं है, वॉज बीन लगाया। दूसरे में विल भी लगाया, नहीं होगा। थर्ड हैड बीन है। डी में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 69 का सी आंसर हो जाएगा। चलते 70 पे। गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस, 3 ऑफ विच आर जम्बल्ड, पिक द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कह रहा है कि 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इन 4 में से कोई 2, एक सेकंड, थोड़ा शोर था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। कह रहा है कि एज अ ट्रेन अप्रोच द सी साइड टाउन आई वेंट इन टू द कॉरिडोर टू स्ट्रेच माई लेग्स। पहला सेंटेंस फिक्स है, जैसे ही ट्रेन पहुंची हमारी सी साइड शोर के किनारे पर, मैंने अपने पैर फैलाए। आई वेंट इन टू द कॉरिडोर टू स्ट्रेच माई लेग्स, कॉरिडोर तक पहुंचा अपने लेग्स को स्ट्रेच करने के लिए। आई हैड मेट हिज अर्लियर ऑन द प्लेटफॉर्म, किसकी बात हो रही है? यहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ। आई स्टेड देयर फॉर ए शॉर्ट वाइल, मैं वहाँ कुछ देर के लिए रुका। कहाँ? इसका भी जिक्र नहीं है। आई एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद वन ऑफ द पैसेंजर्स, मैंने
एक पैसेंजर को कुछ अपशब्द कहे, ए के बाद डी और डी के बाद में बी, जी नहीं, ए के बाद में डी लगाएंगे, लेकिन फिर आपको ये गलत हो जाएगा। एज द ट्रेन अप्रोच द सी साइड टाउन आई वेंट इन टू द कॉरिडोर टू स्ट्रेच माई लेग्स। सबसे पहले तो इसका आंसर ये रहेगा 70 का। तो उसके बाद में ए के बाद आप सी लगाइए मेरी रैम में, फिर आई स्टेड देयर फॉर अ शॉर्ट वाइल। उसके बाद में लगाइए आप डी, आई एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद वन ऑफ द पैसेंजर्स, डी, और उसके बाद आपका आंसर आएगा आपका बी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर 4 sentences, 3 of which are jumbled. Pick the option that gives the correct order. इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर में है ये आपको बताना है। यस, चलते हैं फटाफट से। सेंटेंस कह रहा है कि इन द होटल रूम आई रेस्टेड टिल डिनर टाइम। होटल रूम में मैंने रेस्ट किया डिनर टाइम तक। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। I had not escaped from my tiresome neighbor after all. I had barely raised the glass to my lips when a familiar voice greeted me. Then I went down and ordered a drink. अब आप गौर कीजिए, मैंने वहाँ कुछ देर तक रेस्ट करा, देन आई वेंट डाउन, फिर मैं नीचे उतरा और ऑर्डर करा ड्रिंक के लिए, यानी कि ए के बाद डी आएगा, ये कन्फर्म हुआ। ए के बाद डी आएगा, यहाँ ये कन्फर्म हो रहा आपका कि मैं होटल में था, मैं रेस्ट करता रहा डिनर तक, फिर मैं नीचे उतरा, ए डी, और मैंने कुछ ड्रिंक ऑर्डर की, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ए डी सी बी। यस, रोहित इज़ थिंकिंग टू बाय हिमसेल्फ अ न्यू कार। आपको बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इस पार्ट में कोई एरर है या नहीं है। रोहित इज़ थिंकिंग टू बाय हिमसेल्फ अ न्यू कार। रोहित सोच रहा है अपने लिए एक नई कार खरीदने की। यहाँ पे अच्छा होगा कि आप थिंकिंग के बाद ऑफ लगाएं और बाइंग लगाएं। रोहित इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग हिमसेल्फ अ न्यू कार। यस, ज़्यादा अच्छा होगा। रोहित इज़ थिंकिंग, रोहित सोच रहा है, और बाइंग खरीदने की, खरीदने की, यहाँ पे का, की, के अर्थ के लिए आपको लगाना होगा ऑफ, क्योंकि जब कोई चीज़ आप सोचते हैं तो आप लगाते हैं थिंक ऑफ। क्या लगाते हैं? थिंक ऑफ, किसी के बारे में कुछ सोचना, कोई काम करने की कोई योजना बनाना, तो थिंक ऑफ। रोहित इज थिंकिंग ऑफ बाइंग हिमसेल्फ अ न्यू कार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर। वी वर वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट बाय द साउंड ऑफ ब्रस्टिंग क्रैकर्स। ये कह रहा है कि हम लोग उठे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, सेंटेंस में उसने लगाया है बी पार्ट में, सॉरी शुरू में ही, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि वी वर वोकअप, वी वर वोकअप। अब वोक है आपकी सेकंड फॉर्म वेक की, वीक की, यानी कि उठने की, जगने की। वेक माने उठना, सेकंड फॉर्म वोकअप, इसकी सेकंड फॉर्म है वोक की। थर्ड फॉर्म वोकन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी वोकन। तो यहाँ पे ये सेकंड थर्ड फॉर्म मैंने आपको लिखा दी। अब एक बात का और ध्यान दीजिए, मैंने आपको कई बार कहा है कि बी की फैमिली के साथ में या तो आती है हमेशा आईएनजी फॉर्म या आती है हमेशा थर्ड फॉर्म। कई बार सीख के बता चुका हूँ मैं कि बी की फैमिली के साथ में या तो आपकी आएगी आईएनजी फॉर्म या आपकी आएगी वो आपकी थर्ड फॉर्म। अब वोक ना तो आईएनजी फॉर्म है ना थर्ड फॉर्म है, यानी कि दिया हुआ पोर्सन गलत है। अब या तो आप इसे वोकन बनाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए, सेंटेंस पैसिव में रहेगा। यस, या फिर आप लगाइए आईएनजी, सेंटेंस एक्टिव में हो जाएगा। अब सेंटेंस को पैसिव बनाना ही नहीं बनाना है ये भी तो देखना होगा। आगे आया है बाय द साउंड ऑफ ब्रस्टिंग क्रैकर्स, क्योंकि सेंटेंस में बाय आ गया है और साथ में एजेंट भी है, इसकी वजह से तो आपको सेंटेंस को बनाना होगा पैसिव ही। तो अच्छा होगा कि आप यहाँ पे वोकन लगाएं, नॉट वॉक, यानी कि इसका सी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप सी पार्ट में वॉक अप की जगह आप वोकन अप कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है द फायर फाइटर्स हैव फाइनली मैनेज टू गेट द फॉरेस्ट फायर डैश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस का ऑप्शन हो सकता है। द फायर फाइटर हैव फाइनली मैनेज्ड टू गेट द फॉरेस्ट फायर डैश आउट ऑफ कंट्रोल
आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण से बाहर। विद कंट्रोल मतलब इन्हीं कुछ भी बैठता है। अंडर कंट्रोल जी कंट्रोल में करना, और इन कंट्रोल ये भी रेस से बाहर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी, अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 75। 75 सेंटेंस में कह रहा है कि आपको कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है इसके अंदर। आई वुड अप्रिसिएट इट इफ़ यू डू नॉट गेट इनटू एनी डैश विद योर कलीग्स। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से यानी कि वोकैबुलरी के हिसाब से भरना होगा। अगर आप गौर करें सेंटेंस में तो पहला वर्ड आपका कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद होना। क्या होता है? मतभेद होना। उससे नेक्स्ट वर्ड आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ में। अच्छा पहला वर्ड है कॉन्टेस्ट, सॉरी मैंने कन्फ्लिक्ट पढ़ लिया। कॉन्टेस्ट मतलब कहीं भाग लेना, और कैलेमिटी मतलब कहीं आपदा आना किसी चीज़ का। आई वुड अप्रिसिएट इट इफ़ यू डू नॉट गेट इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट विद योर कलीग्स, यानी कि किसी मतभेद में करना पड़े अपने कलीग से तो मैं बहुत प्रशंसा करूँगा तुम्हारी। नेक्स्ट आपका पैसेज, द चाइनीज़ हैव बिन ड्रिंकिंग टी फॉर हेल्थ एंड एन्जॉयमेंट फॉर मोर देन 5000 ईयर्स। यानी कि कह रहा है कि चाइनीज़ जो हैं चाय को पी रहे हैं अपने स्वास्थ्य और एन्जॉयमेंट के लिए 5000 सालों से, 5000 सालों से ज़्यादा से। नो वन नोज व्हाट ड्रू देम टू द ग्लोसी मतलब चमकीला ग्रीन लीव्स ऑफ शेमेलिया सिंसिस, बट अ पॉपुलर लीजेंड फिल्स द गैप इन आवर नॉलेज। किसी को भी नहीं पता कि चमकीला पत्ता कैसे उनकी नज़रों में आया, लेकिन एक लीजेंड ने, एक महान व्यक्ति ने हमारे सामने ये ज्ञान प्रस्तुत किया। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लीजेंड, उस लीजेंड के अनुसार शेनोग, जिसका नाम है शेनोग, एन अर्ली एम्पेयर रिक्वायर्ड दैट ऑल ड्रिंकिंग वाटर बी बॉइल्ड। उसने बताया कि जो पहले के हमारे शासक थे वो जितनी भी पीने वाली चीज़ें सब उबाल के पिया करते थे। वन समर डे वाइल विजिटिंग अ डिस्टेंट रीजन ऑफ हिज किंगडम, जब वो अपने राज्य से थोड़े दूर गए हुए थे, ही स्टॉप टू रेस्ट, उन्होंने रुके आराम के लिए, बिकॉज ही फेल्ट वेरी टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। द सर्वेंट बिगेन टू बॉयल वाटर, सर्वेंट ने उनके लिए पानी उबालना शुरू करा, फॉर द किंग एंड द मिनिस्टर टू ड्रिंक, और उसके मंत्रियों के लिए पीने के लिए। ड्राइड लीव्स फ्रॉम अ नियर बाय बुश फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर, एक सूखा पत्ता बराबर वाले पेड़ की छाल से उड़कर उसके अंदर गिर पड़ा, टर्निंग इट इनटू अ ब्राउन लिक्विड, और वो लिक्विड आपका ब्राउन हो गया। द एम्पेयर ड्रिंक सम ऑफ द न्यू लिक्विड, राजा ने यानी कि शासक ने उसको पिया। ही फेल्ट फ्रेश एंड मच बेटर आफ्टर ड्रिंकिंग द लिक्विड एंड दस टी वॉज क्रिएटेड, उसने उसको पिया, अपने आप को तरोताज़ा पाया, और तब से टी का क्रिएशन माना गया। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क, लेकिन एक भारतीय महान व्यक्ति के अनुसार जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वन ऑफ हिज ट्रैवल अबाउट 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले उसकी यात्रा के दौरान, स्वोन नॉट टू स्लीप ड्यूरिंग द 9 ईयर्स ऑफ हिज जर्नी, जिसने कसम खाई हुई थी ना सोने की 9 साल तक अपनी जर्नी की। हाउएवर बाय द एंड ऑफ द 3rd ईयर, जब तीसरे साल का अंत था, ही वॉज सो फैटिक, बहुत थका हुआ था, ही ऑलमोस्ट फेल एस्लीप, लगभग सोने ही वाला था। दैट इज़ वैन ही एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन अ वाइल्ड ट्री एंड पिक्ड अ फ्यू लीव्स फ्रॉम इट्स टॉप, वो एक पेड़ पर लड़खड़ाया, उसने उसके टॉप से कुछ पत्तियाँ उतारी। ही च्यूड ऑन द लीव्स एंड सून रिकवर्ड थैंक्स, उसने उस पत्तियों को चबाया और जल्दी वो रिकवर्ड हुआ। एक सेकंड बस, रिकवर्ड थैंक्स टू दीज लीव्स, उसने उन पत्तियों को धन्यवाद दिया। ही वॉज एबल टू स्टे अवेक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 ईयर्स ऑफ हिज मिशन, और अगले 6 साल तक वो जाग पाया अपने मिशन के लिए। द जैपनीज वर्जन ऑफ दिस लीजेंड इज स्लाइटली डिफरेंट। द मोंक हैड वोव्ड टू मेडिटेट फॉर 7 ईयर्स विदाउट स्लीप, उसने वचन लिया था 7 साल तक बिना सोए मेडिटेट करने का। वन नाइट हाउएवर ही फेल एस्लीप, ही वॉज सो एंग्री विद हिमसेल्फ दैट ही कट ऑफ हिज आईलेट एंड थ्रू देम इनटू द ग्राउंड, एक रात जब वो सो गया तो बड़ा दुखी हुआ अपने आप से, उसने अपने आईलिड यानी कि पलके काट दिए और उसे ग्राउंड पर गिर दिया। फ्यू ईयर्स लेटर, पासिंग बाय द सेम स्पॉट, ही नोटिस अ स्ट्रेंज लुकिंग बश, ही टेस्टेड इट्स लीव एंड रियलाइज दैट दे हैव गेव हिम द पावर टू कीप हिज आइज ओपन। कुछ समय बाद उसने जब देखा कि वहाँ पे एक पत्तियाँ थी जिसको उसने पता के मतलब चला कि इसके उसकी आंखें खुली रह सकती थी। दिस स्टोरी सून स्प्रेड एंड टी बशेस आर ऑफन सीन इन बुद्धिस्ट प्लेसेस ऑफ फॉर वर्शिप। तो ये स्टोरी बहुत जल्दी फैल गई, और ये बसेस यानी कि पत्तियाँ जो हैं चाय की पत्तियों की, ये बहुत जल्दी ही सभी जगह मिलने लगी, यानी कि चाय के पत्ते के तौर में ये फेमस हुई। इन ऑल द 3 लीजेंड्स, इसलिए कि 3 के 3 लीजेंड थे। ध्यान से देखिएगा, आपने तीनों के बारे में पढ़ा है तो आपको तीनों के बारे में ही पूरी जानकारी मिल चुकी है।
द लीव्स हेल्प द पर्सन हु ईट्स इट टू रिकवर. दिस suggests that the leaves are endowed with some magical power, can refresh and rejuvenate a person, have medicinal power that can heal, can provide energy and capability. देखिए उनको क्या पता लगा था, उनको लगा कि कैन रिफ्रेश और रिजुविनेट अ पर्सन, ये व्यक्ति को रिफ्रेश कर सकती हैं और रिजुविनेट यानी कि फिर से ऊर्जावान बना सकती हैं. द किंग वुड ओनली ईट द लीव्स ऑफ पर्टिकुलर ट्री. जी नहीं, इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ है. ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, जी उबला पानी पीता था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी 78. अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज द डिस्कवरी ऑफ टी, स्टेइंग अवेक विद द टी, टी लीजेंड्स. टी लीजेंड्स मैं कहूँगा कि लीजेंड्स का जिक्र यहाँ पर बार बार हुआ है, तो टी लीजेंड्स इसका आंसर हो जाना चाहिए 78 का सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है. द चाइनीज़ have been aware of the health benefits of tea for longer than others. चाइनीज़ औरों के मुकाबले ज़्यादा जानकार थे चाय के बारे में या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर के. पहला सेंटेंस यस ट्रू है, 5000 साल की बात हो रही थी. द इंडियन मोंक फेल एस्लीप बाय द एंड ऑफ द 3rd ईयर ऑफ स्टेइंग अवेक. इंडियन मोंक तीसरे साल में ही सो गया था, सोया नहीं था, सोने वाला था, उसे नींद आने वाली थी, सोया नहीं था. तो यही सेंटेंस का हिस्सा रॉन्ग होगा यहाँ पे, क्योंकि वो सोया नहीं था. एग्जॉस्टेड हैज़ द सेम मीनिंग एज द वर्ड. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका होना, और थके होने के लिए आप इस्तेमाल करें यहाँ पे फैटिग, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा. यस, क्योंकि पहला वर्ड है वाव, वाव का मतलब होता है वचन, रिकवर्ड का मतलब होता है ठीक देना, और स्टम्बल का होता है लड़खड़ाना. 81 सेंटेंस. 81 सेंटेंस आपका ईडियमेटिक, यानी कि ईडियम है, आपको उसका मीनिंग बताना है. ईडियम है ट्विस्ट समवंस आर्म, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना. इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपने किसी का हाथ पकड़ा और मोड़ दिया. एक बार बचपन में करते हैं ना, हाथ मोड़ कर कहते थे पता कि तू नहीं करा है, या फिर कुछ भी उससे काम नहीं कराना होता था, बता देगा नहीं देगा. तो इस तरह से ट्विस्ट समवन आर्म, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना. पहला ऑप्शन है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज़. टू मेक समवन हु इज़ अनॉयड एवर एंगर. टू परस्यूट समवन टू डू समथिंग you want because they like you. To hurt someone who is injured by twisting their arms. इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, to force someone to do something by making it hard for them to refuse. Select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. The western disturbance, देखिएगा ध्यान से, the western disturbance ब्लोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ इंडिया आर कोल्डर एज बिफोर. अब यहाँ गौर कीजिएगा, सेंटेंस में उसने लगाया आर कोल्डर एज बिफोर, सेंटेंस में उसने लगाया आर कोल्डर. कोल्डर आपका एक कंपैरेटिव वर्ड है, और कोल्डर घर लगा रहा है एज. ये तो कहना साफ साफ गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज एज का इस्तेमाल करते हैं आप पॉजिटिव डिग्री में. किस में? पॉजिटिव डिग्री में. एज दिख रहा है ना, सो एज, टू और सो दैट, इन चारों का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री में. किस में? पॉजिटिव डिग्री में. जबकि उसने यहाँ पर लगाया है हमारे साथ में आर कूलर जो कि कंपेरेटिव डिग्री है, साथ में इसके देन लगना चाहिए था. तो अच्छा होगा कि आप इसका ऑप्शन लगाएंगे डी, आर कोल्डर देन. कूलर नहीं है, सॉरी कोल्डर है वो, माफी चाहूँगा. आर कोल्डर देन बिफोर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट. चलते हैं नेक्स्ट पे. 83, ये आपका पैराजम्बल सेंटेंस है. आपको उसे फिर से सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना है. आपको बताना है कौन सा सेंटेंस का ऑप्शन ठीक हो सकता है. इज़ देयर अ केमिस्ट नियर बाय, क्या कोई आसपास केमिस्ट है? यू विल फाइंड अ बिग केमिस्ट शॉप 100 meters up the road on the right hand side. Yes madam, it is about 3 minutes walk from here. Take the first right turn, then take the second turn to the left. देखिए ध्यान से, बहुत इजी है. कह रहा है कि यहाँ पे क्या कोई केमिस्ट की शॉप है. पहला सेंटेंस तो फिक्स है, आना ही आना है. फिर आएगा सी, यस मैम, इट इज़ अबाउट 3 minutes वॉक फ्रॉम हेयर. ए के बाद सी कन्फर्म है, और ए के बाद सी सिर्फ पहले में ही आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी डी बी
आपको पूरे ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। PQRS को सेट करते समय यहाँ पे PQRS ने देकर के ABCD दे दिया उसने। अगर आपको पहला सेंटेंस मिल जाए तो भी आपका काम हुआ पड़ा है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। कह रहा है कि एलिस इंक्वायर्ड एट व्हाट टाइम इज दिस टैक्सी कमिंग। आपको दिख रहा है सेंटेंस में इज, आपको बनाना होगा इसे वॉज। क्या बनाना होगा आपको इसे? वॉज। तो ए में है वॉज, बी में नहीं है, सी में वुड आ गया है और डी में हैज़ बीन आ चुका है। तो सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा ए, कोई और ऑप्शन इसके लिए फिट नहीं बैठ रहा है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। माई नेफ्यू हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस 4 वीक्स। अब यहाँ पे एक गलती बड़ी प्यारी सी दी गई, जो कि दी गई है सिंस 4 वीक्स। देखिए ध्यान से, सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि बच्चों निश्चित समय के लिए, और 4 लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इनको भी याद रखिएगा। अब तक मैंने जितने शॉर्ट सोल्व कराए उनमें 2 बार ये एरर आई है कि पीरियड के साथ में उसने ऑफ लगा के कुछ और लगा दिया सेंटेंस में डायरेक्ट। तो पीरियड ऑफ के साथ और पॉइंट के साथ में अगर टाइम लगाओ तो ऑफ आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। यहाँ अगर बात करूँ समय की तो सिंस 4 वीक्स, ये नहीं पता कौन सा समय, जहाँ पर सिंस की जगह 4 होगा। और मैंने एक बात आपको और बताई थी कि यदि सेंटेंस में कभी भी सिंस या 4 प्लस टाइम हो तो आप सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। साथ में आईएनजी अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो आईएनजी का इस्तेमाल तब करेंगे जब ऑब्जेक्ट हो, लेकिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया नहीं। हैज़ बीन के बाद सीधा इन हॉस्पिटल, और इन हॉस्पिटल आपका एक प्रपोजिशनल पार्ट है। क्या है आपका? ये एक प्रपोजिशनल पार्ट है, तो ये आपका पीपी हो गया, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। इसलिए आपका सेंटेंस हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन पे ही खत्म हुआ। यानी कि यहाँ पे सिंस की जगह आपका 4 होना चाहिए था, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। आपको बताना है फिर से इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म सेंटेंस है राजू सेल्स फ्लावर इन द मार्केट एवरी संडे। राजू फ्लावर बेचता है मार्केट में एवरी संडे। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो आपको दिख रहा है कि सेल्स, सेल्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। जब इसका पैसिव बनाना हो तो आप इसे बदल देंगे इज़ एम आर में। किसमें? इज़ एम आर में से कोई भी एक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो सेल्स की जगह हो जाएगा इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सोल्ड। कितनों में है भाई? एवरी संडे फ्लावर्स आर सोल्ड इन द मार्केट बाय राजू। हो सकता है सेंटेंस का आंसर हो इस चीज़ का। एवरी संडे फ्लावर्स आर बीइंग की वजह से बाहर, सी में वर्क की वजह से बाहर, और डी को देखते हैं, यानी कि फिलहाल तो इसका आंसर ए ही है, ये कंफर्म है। नेक्स्ट पे चलते हैं 87 सेंटेंस। 87 आपका वोकेबलरी बेस्ड, और वोकेबलरी बेस्ड मतलब आपकी वोकेबलरी अच्छी से मजबूत हो तब आप इसको कर सकते हैं। वर्ड है आपका डिस्पाइस। यस, डिस्पाइस कौन होता है? घृणा या किसी चीज़ को नापसंद करना। आपको बताना है सिनोनिम्स। पहला ऑप्शन है एडमायर, प्रशंसा करना, अप्रूव, सहमति देना, एबोर, घृणा करना, एप्रिसिएट भी मतलब प्रशंसा करना ही। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर मैनी ईयर्स, क्लेम्ड पार्वती। उसने लगाया हैव बीन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, आपको बदलना होगा इसे हैड बीन में। किसमें बदलना होगा? हैड बीन में। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन हो तो आप उसको बदल देंगे हैड बीन में। यानी कुल मिला के हैज़ हैव को आप हैड में बदलेंगे। पहले में नहीं है यानी कि ए में नहीं है। सेकंड आपका बी, बी में हैड बीन है, सी में हैज़ बीन करा इसलिए बाहर, डी में भी हैज़ बीन है इसलिए बाहर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। 87 का 87 है कौन सा? 88 का बी आंसर हो जाएगा। चलते 89 पे। व्हेन विल माई पार्सल अराइव। आपको दिख रहा है यहाँ पे विल की वजह से यहाँ पर हो जाना चाहिए था वुड। क्या हो जाना चाहिए था यहाँ पे? विल की वजह से वुड, क्योंकि विल का हो जाएगा वुड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको हमेशा पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, इज एम आर को वॉज वर, हैज़ एव को हैज़ हैड में, इस तरह से। तो विल का वुड कितना में हुआ? फर्स्ट में हुआ है, सेकंड में हुआ है, थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में नहीं हुआ। लेकिन फर्स्ट वाला वुड बी की वजह से बाहर हो जाएगा, उसने यहाँ पे बी लगाया। आपको एक बात ध्यान रखें, जैसे उसने लगाया विल प्लस फर्स्ट फॉर्म
तो आपका ये विल की जगह वुड होगा बस, और कुछ आप बदलाव नहीं कर सकते। फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, आप उसको वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करते, डायरेक्ट सिलेंडर बना वो एक्टिव पैसिव में करते हैं, यानी कि इसका आंसर होता है आपका बी। नेक्स्ट आपका 90 आपका इडियम्स कह रहा है कि गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, मुख्य मुद्दे पर विचार शुरू करना, मुख्य मुद्दे पर विचार शुरू करना, टू डू वट एवर इट टेक्स टू अचीव समथिंग, टू स्टैंड एट द लोएस्ट स्टेप और रंग ऑफ द लैडर, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ आवर सिचुएशन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको 91 to 100 यानी कि इकट्ठे 10 क्वेश्चन है, और ये 10 क्वेश्चन है आपके क्लोज टेस्ट। देखिए, द टू डैश फिलोसफर ऑफ चाइनीज कल्चर आर Confucianism and Taoism. Each influenced the dash of Chinese history and the development of the culinary arts. The two dash, पहला है आपका नोटिसेबल, सेंट्रल, पावरफुल और डोमिनेंट। तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ साथ में आपके लेकर के, नोटिसेबल मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ईजिली महसूस हो सके, नोटिस किया जा सके। सेंट्रल मतलब केंद्रीय या प्रमुख। पावरफुल मतलब आपको पता ही है। डोमिनेंट मतलब प्रभावी, मेन, मुख्य। द टू डोमिनेंट फिलोसफर ऑफ चाइनीज़ कल्चर, जो मुख्य दो कल्चर और फिलोसफर हैं चाइनीज़ कल्चर के, आर कन्फ्यूशनिज्म एंड टोइज्म, ये दो इनके नाम दिए गए। ईच इन्फ्लुएंस्ड द डैश पाथ, प्रोग्रेस, कोर्स, पासेज। ईच इन्फ्लुएंस द डैश ऑफ चाइनीज, यहाँ पे ऑफ की वजह से आपका कोर्स आना चाहिए, कोर्स ऑफ। यस, ऐसे आपने भी कई बार इस्तेमाल किया होगा। कोर्स के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोर्स ऑफ। कोर्स का यहाँ पे मतलब दिशा से है। कोर्स ऑफ चाइनीज हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द culinary आर्ट। कन्फ्यूशनिज्म कंसर्न इटसेल्फ विद द आर्ट ऑफ कुकिंग एंड प्लेस्ड डैश ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, सिग्निफिकेंस, एम्फेसाइज, इम्पोर्टेंस और वैल्यू। एक बात का यहाँ ध्यान रखें, यहाँ उसने लगाया वर्ड में 93 में जो आपका फिलर है, फिलर के तुरंत बाद है ऑन। क्या है फिलर के तुरंत बाद? ऑन। अब ऑन किस में आता है मैं आपको बता दूँ। देखिए साफ साफ क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये लीजिए, थोड़ा सा मैं मेहनत कर दूँ आपके लिए। ऑन यहाँ पे दिए गए वर्डों में से सिर्फ एम्फेसिस के साथ आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा। एम्फेसिस ऑन का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, किसी बात पे जोर देना। तो यहाँ पे इसलिए आपका एम्फेसिस आएगा और कोई आने की आवश्यकता नहीं है। एम्फेसिस ऑन, किसी बात पर जोर देना, दबाव डालना, एम्फेसिस के साथ हमेशा ऑन आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। एम्फेसिस ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दैट लाइफ। टूरिज्म वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैश ऑफ द हाइजीनिक, फॉर द डैश ऑफ द हाइजीनिक, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन और प्रोग्रेस। फॉर द डेवलपमेंट, यहाँ इसका फिट हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि बात विकास की हो रही है। टूरिज्म वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइजीनिक एस्पेक्ट्स ऑफ फूड। जी, हाइजीनिक एस्पेक्ट ऑफ फूड, क्योंकि यहाँ पे वही वो हालात हैं सेम जो एम्फेसिस के हैं कि एस्पेक्ट के साथ में आपको ऑफ को लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखें आप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 95 का, 95 का बी। एस्पेक्ट्स ऑफ फूड एंड कुकिंग टू द चाइनीज फूड एंड फ्रेंड्स आर ई सेपरेबल, फुल स्टॉप। अ डैश विदाउट फूड इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट, अ डैश विदाउट फूड इज इनकम्प्लीट। अ डैश मतलब मीटिंग आप बिना फूड के की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। गैदरिंग का मतलब यहाँ पे किसी समारोह से है। यस, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, और इकट्ठा किसी समारोह के लिए किया जाता है। तो कोई भी गैदरिंग बिना खाने के करना इनकम्प्लीट मानी जाती है। ये बात सत्य है। जब भी आप कोई गैदरिंग करते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं रहता है कि कुछ खाने को मिलेगा, भले पेट भर के ना मिले लेकिन खाने को तो मिले, चाहे भले रिफ्रेश होने के लिए मिले। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका गैदरिंग, 96 का गैदरिंग। अ गैदरिंग विदाउट फूड इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट एंड डैश। अब 97 पे चलते हैं। ये रहे आपके ऑप्शन, थोड़ा सा छोटा कर दो इससे दिखाई दे आपको। अनएक्सेप्टेबल,
और अनसूटेबल, इरेगुलर और इम्प्रॉपर, अनुचित। जी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, इम्प्रॉपर। 98 पे चलते हैं। कन्फ्यूजन इस्टेब्लिश कल्ट्री स्टैंडर्ड एंड प्रॉपर टेबल। अब टेबल के साथ में यहाँ पे पहला वर्ड आपका डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है मर्यादा। क्या होता है डेकोरम का मतलब? मर्यादा। ध्यान दीजिएगा, डेकोरम मतलब मर्यादा। जैसे कि अपने श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, इस तरह के वाक्यों के लिए आप मर्यादा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगला वर्ड है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसी रणनीतिक या किसी औपचारिकता के लिए लगता है, किसी ऑफिशियल के लिए। अगला है एटिकेट। टेबल एटिकेट यानी कि टेबल पे प्रयोग किए जाने वाले शिष्टाचार। 98 का सी आंसर ज़्यादा फिट बैठ रहा है। कस्टम मतलब प्रथा, जो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में चलती है उसे बोलते हैं कस्टम। यहाँ पे 98 का हो जाएगा सी, टेबल एटिकेट। टेबल पर यानी कि खाने की टेबल पर इस्तेमाल किए जाने वाले शिष्टाचार। द यूज़ ऑफ नाइफ्स एट अ चाइनीज़ डिनर इज़ कंसिडर्ड पुअर टेस्ट। यानी कि उन दिनों चाइनीज़ टेबल पर उसका नाइफ का इस्तेमाल किया जाना एक पुअर टेस्ट माना जाता है। एंड द डैश ऑफ कटिंग फूड इनटू बाइट साइज पीसेज इज यूनिक टू चाइनीज़। एंड द डैश ऑफ चाइनीज़ स्टैंडर्ड, हैबिट, ट्रेडिशन या रूटीन। ये था आपका एक ट्रेडिशन। एंड द ट्रेडिशन ऑफ कटिंग फूड इनटू बाइट साइज पीसेस इज यूनिक टू द चाइनीज़। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, गुड कुकिंग डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स। स्टीरिंग, कोलैबोरेशन, ब्लेंडिंग और मर्जिंग। यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग लगता है मिक्सिंग के लिए। किसके लिए? मिक्स करने के लिए। तो गुड फूड डिपेंड करता है ब्लेंडिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, जो अलग अलग तरह के उसके अंदर मसाला डालते हैं, कितनी प्रॉपर मात्रा में डले और कितनी प्रॉपर मात्रा में मिक्स हुए। यस, तो ये था आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एक सेट। एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ ये सेट था आपका 2018 में, सेट नंबर 2। इसमें मैंने आज आपको शुरू करा 54 to 100 तक। यस, अगर आपको पसंद आया हो मेरे द्वारा दिए गए सोल्यूशन तो कमेंट बॉक्स में एक सुंदर सा कमेंट करके जाएं और बताएं कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ मुझे आपसे एक सजेशन भी चाहिए था। मैं चाह रहा था कि रात को 10 बजे भी एक वीडियो अपलोड की जाए। यस, काफ़ी चैनल पे देख रहा हूँ कि 10 बजे 11 बजे तक भी क्लास चल रही है। हम ही लोग 8 बजे शांत हो जाते हैं क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो आती है 7 बजे। अगर हम लोग 10 बजे अपलोड करें वीडियो तो 3 घंटे और मिल जाएंगे हम लोगों को। तो क्या आप लोग देखने के लिए राज़ी हैं? मुझे इसको कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। यस, आप केवल यस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा। यस, बाकी आप लोग इसको लाइक करके जाएं, वीडियो को कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो। शब बखैर, गुड नाइट।